अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि बेटे आपको पता है लास्ट टाइम में जो है हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया था। दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। और बेटे अगर आपको याद होगा मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन मैंने आपको बोला था वो हम बेटे दो हेडिंग्स के अंडर जो है स्टडी करते हैं। एक हमने उसमें देखा था जो मेन हेडिंग है, जो मेन उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो हम स्टडी करते हैं अंडर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर कभी कभी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस प्लांट जो है वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी दिखाता है। तो अगर आपको याद होगा बेटे लास्ट टाइम हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पढ़ाया था। अगर हम थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करेंगे, मैंने डायग्राम फिर से बनाई। हालांकि लास्ट टाइम जब हमने डायग्राम बनाई थी उस टाइम ये प्रॉपर डायग्राम थी, इसमें थोड़ा बहुत जो है इसको मैंने शॉर्ट में नहीं अब बनाया है क्योंकि डायग्राम आपको कॉपी पे बना के हो गया। सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेटे हमें करना क्या है, सिंस इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, हमें लाइट को एब्जॉर्ब कराना है। पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उस लाइट को यूज किया जाएगा फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसमें पढ़ेंगे। ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, इसके साथ साथ एसिमिलेटरी पावर बनेगा एज एटीपी NADPH प्लस H पॉजिटिव। और बेटे आपको ये भी पता है इट विल इन्वॉल्व द यूज ऑफ टू फोटो सिस्टम्स, टू पिगमेंट सिस्टम्स। फोटो सिस्टम सेकंड पहले यूज होगा, उसके बाद यूज होगा मेरे बेटे क्या, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो अगर आप देखेंगे यहां मैंने डायग्राम बनाई है, मैंने पहले फोटो सिस्टम सेकंड यूज किया, PS सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। और मेरे बेटे आपको पता है इसके साथ क्या क्या चीजें एसोसिएट होती है। इसमें रिएक्शन सेंटर होगा इसका, जिसके पास स्पेशल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा खाली 680 नैनोमीटर पे। इसके बगैर इसके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये विजिबल लाइट में बाकी तमाम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अगर 680 इसने एब्जॉर्ब किया, जो बाकी वेवलेंथ है ना वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा और उस तमाम लाइट एनर्जी को बाद में ट्रांसफर करता है टू व्हाट, रिएक्शन सेंटर। ये बाकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उस लाइट को ट्रांसफर करेगा टू व्हाट बेटे, रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जब ये बहुत सारी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इट विल गेट एक्साइटेड बेटे। और एक्साइटेड स्टेट में इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं एस्टेरिस्क से, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेड स्टेट। अब जो कि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है, ये अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है। और बेटे इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन है। और मैंने आपको ये भी बोला था जो ये डिफरेंट कैरियर्स हम अरेंज करते हैं ये उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से है। जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल है ना बेटा, यहां से रिडक्शन पोटेंशियल स्केल होती है और उसी रिडक्शन पोटेंशियल स्केल के हिसाब से इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्केल में यहां आता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्केल में यहां आएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्केल में यहां आएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्केल यहां पे स्केल में यहां आएगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। रिडक्शन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, प्रोटॉन गेनिंग टेंडेंसी। जो इनका ये रिडक्शन पोटेंशियल है इसका एक स्केल है यहां से, और हर एक कैरियर जो है अपने अपने वैल्यू के हिसाब से अरेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टोक्वाइन को यहां रखोगे, ऐसा नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि आपको यहां फियोफाइटिन को रखना है। फियोफाइटिन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है स्केल में यहां पे आता है, प्लास्टोक्वाइन का यहां पे आएगा। तो बेटे मैंने ये तमाम कैरियर्स को अपने अपने रिडक्शन पोटेंशियल स्केल के हिसाब से अरेंज किया। फिर उसके बाद हुआ क्या, जब ये प्राइमरी कैरियर इस फोटो सिस्टम सेकंड का फियोफाइटिन है, इसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेरे बेटे एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद जब ये वापस P680 जो है वापस आता है, ये क्लोरोफिल जो वापस आता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया होता है। एंड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इसका एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा और उसी वजह से इसके ऊपर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको पता है
तमाम चार्जेड स्पीशीज अनस्टेबल है। अगर इसको स्टेबल होना है, इसको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है। अब कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की मदद से दो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, वहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलेगा जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है ना बेटा, वो यही ऑक्सीजन होता है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान निकलता है। और इसमें जो एंजाइम काम आएगा, दैट्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एंड रिमेंबर बेटे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ कभी अटैच नहीं होता। तो वाटर जब ब्रेक हुआ, यहां 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 प्रोटॉन निकले। खैर 4 प्रोटॉन्स को आप उठाओ, उनको आप ल्यूमेन में डालो। ऐसे ये 4 प्रोटॉन्स हमने ल्यूमेन में डाले। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, ये एक एक करके इसको दिए जाएंगे। पहले एक दिया, ये स्टेबल हुआ, चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, फिर से एक्साइट होगा, फिर से वापस आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, फिर से एक्साइट होगा, फिर वापस आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, फिर से एक्साइट होगा, फिर वापस आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। मतलब ये 4 बार एक साइकिल में एक्साइट हो सकता है, अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, और इसको 4 बार जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा बाय गिविंग हिम 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एट अ टाइम। एक बार में एक ही देते हैं इसको, बट टोटल हम इसको 4 दे सकते हैं, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने से हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? 4। तो बेटा आपने देखा यहां पहला स्टेप जो इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और लाइट एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। लाइट एब्जॉर्ब होना, उस लाइट से एक्साइट होना, ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों को जब पूछते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहला स्टेप कौन सा है, वो सीधे बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हालांकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर तब होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जरूरत तब है जब पहले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्साइट होगा और एक्साइटेड स्टेट में अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब जाके फोटोलिसिस ऑफ वाटर पॉसिबल है। इसलिए पहला स्टेप याद रखना, इट्स एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, देन द नेक्स्ट स्टेप इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा फिलहाल हम एक इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का फेट आगे क्या होगा, वही चीज बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होगी। फिर उसके बाद आपने कहा दूसरा कैरियर प्लास्टोक्विनोन है बेटी, बट ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये हाइड्रोजन कैरियर है, ये हाइड्रोजन कैरी कर सकता है। तो थियोफाइटिन इसको बोलता है, भाई आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, यहां से स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले आओ। तो प्रोटॉन जब लाया, एक प्रोटॉन कम हुआ, पहले बाहर जितने प्रोटॉन्स थे उतने ल्यूमेन में थे, स्ट्रोमा में 100 थे, ल्यूमेन में 100 है। अब चूंकि एक इसको देना है तो ये स्ट्रोमा से एक ले आएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हाइड्रोजन बनाता है, और तब जाके ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैरियर है। मगर बेटे आगे साइटोक्रोम F आता है, फिर से एक और कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, प्रोटॉन उठाओ, उसको ल्यूमेन में डालो, ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन फिर से बढ़ गई। अब 2 रीजन है जिसकी वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद से प्रोटॉन्स का निकलना, दूसरा इस प्लास्टोक्विनोन का बाहर से प्रोटॉन्स लाना और अल्टीमेटली उसको कहां पे डालना, ल्यूमेन में। फिर ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में पहुंच जाएगा किसके पास मेरे बेटे, प्लास्टोसाइनिन के पास। एंड रिमेंबर बेटा दिस प्लास्टोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग कैरियर। अगर कोई आपको बोलेगा इन तमाम कैरियर्स में से कॉपर कंटेनिंग कैरियर कौन है, यहां आपने एंड में साइनिन देखा, मींस कॉपर, दैट मींस दिस प्लास्टोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग कैरियर। उसके बाद ये है फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये इसका रिएक्शन सेंटर, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहां पे भी लाइट पड़ी थी। ये जो है इसने 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, बाकी वेवलेंथ कर एब्जॉर्ब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इसने वो एनर्जी ट्रांसफर की टू दिस रिएक्शन सेंटर, एक्साइट हुआ, एक्साइटेड स्टेट में हमने इसको P700 एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया। इसने भी अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने कैरियर को दिया। इसका पहला कैरियर कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन, या इसका एक और नाम है FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस।
फिर ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको देता है, फेरिडॉक्सिन को। मगर जब ये वापस आएगा बेटे, इसके पास भी जो कि एक प्रोटॉन अब एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है बेटे चार्ज को, मगर न्यूट्रलाइज ये चार्ज को वाटर से नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर यहां पे नहीं ब्रेक हो सकता, फोटोलिसिस वाटर नहीं होगी, ऑक्सीडेशन वाटर नहीं होगा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसलिए इसके एक्स्ट्रा प्रोटॉन को, एक्स्ट्रा प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है कौन, जो इलेक्ट्रॉन इस प्लास्टोसाइन के पास था। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, ये स्टेबल हुआ और फिर से आ गया कहां, रिएक्शन सेंटर में। मगर क्योंकि आपको पता है ये तो खाली मैंने कहानी बोली एक इलेक्ट्रॉन की, पीछे से तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ रहे हैं, तो इसका पता होता है प्लास्टोसाइन के पास 3 और आने वाले हैं, तो ये फिर से एक्साइट होगा, फिर से वापस आएगा, फिर से एक्साइट होगा, फिर से वापस आएगा, फिर से एक्साइट होगा, फिर से वापस आएगा, और ये भी 4 बार एक्साइट होके आगे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली किस तक पहुंचते हैं मेरे बेटे, फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करना है, ये 2 NADP प्लस को लाएगा और इनको कन्वर्ट करेगा किसमें, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव। मगर इसके लिए इसको 4 प्रोटॉन्स की भी जरूरत है, क्योंकि इसके पास खाली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बेटे याद रखना, वो 4 प्रोटॉन्स फिर से आएंगे कहां से, इस स्ट्रोमा से, और यहां प्रोटॉन कंसंट्रेशन फिर से कम हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने देखा यहां हुआ क्या, एक प्रोडक्ट आपको चाहिए था ऑक्सीजन, वो मिल गया, एक और प्रोडक्ट आपको चाहिए था NADPH प्लस H पॉजिटिव, वो भी मिल गया। अब इसके बगैर ये सारा प्रोसेस करने से क्या हुआ, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हुआ, ल्यूमिन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ। अब एक और साइकिल करो, फिर से यही चीज होगा, एक और साइकिल करो, फिर से यही चीज होगा, और एक टाइम आएगा जब ल्यूमिन में बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे और मेरे बेटे स्ट्रोमा में बहुत कम प्रोटॉन्स होंगे। और जब आप देखोगे अंदर ल्यूमिन में प्रोटॉन ज्यादा, बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट। जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगी मेरे बेटे, इट्स कॉल्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट से डेवलप होगा PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और बेटे प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बनने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स काम करेगा जिसका नाम है F0F1 कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो नोन एज ATP सिंथेस। और मेरे बेटे इसकी एक टेल होती है, इसका एक हेड होगा, इसके टेल के थ्रू जब एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स निकलेंगे वो हेड के थ्रू गुजरते हैं, और जैसे वो हेड के थ्रू पास होंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, हेड के लिए प्रोटॉन जो है वो फ्यूल का काम करते हैं, और इसमें रोटेशन होगी, और रोटेशन के बाद से जितना भी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा बेटा, वो कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ATP। नाउ दिस एंटायर थ्योरी इज नोन एज केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। तो बेटे अगर आपको आज के बाद से कोई बोलेगा केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस क्या है, आप बोलोगे पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना, प्रोटॉन ग्रेडियंट से प्रोटॉन मोटिव फोर्स का बनना, प्रोटॉन मोटिव फोर्स से ATP सिंथेस का काम करना, या F0F1 का काम करना। और F0F1 के काम करने से, क्योंकि इसके लिए प्रोटॉन फ्यूल का काम करेगा, ये F1 रोटेट करता है, इसकी रोटेशन से जितना भी स्ट्रोमा में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो मिल जाता है, वो बाइंड होता है, और बाइंड होकर क्या बनाता है, ATP। और ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट था। यहां ऑक्सीजन भी मिला, यहां ATP भी बना, यहां NADPH प्लस H पॉजिटिव भी बना, तो तमाम तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स भी मिले। इसके अलावा फोटोस्टॉम सेकंड काम आया, फोटोस्टॉम फर्स्ट काम आया। फिर मैंने इसके बगैर भी कहा था, इस चूंकि सारी प्रोसेस की शेप जो है वो लेटर Z से रिजेंबल करती है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज व्हाट, Z स्कीम। इसके बगैर मुझे बोलो फोटोस्टॉम सेकंड का पहला कैरियर कौन है, पहला एक्सेप्टर कौन है, थियोफाइडिन। फोटोस्टॉम फर्स्ट का पहला एक्सेप्टर कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन या F-virus। मुझे बोलो ओवरऑल Z स्कीम का पहला एक्सेप्टर कौन है, सर ओवरऑल Z स्कीम का पहला एक्सेप्टर वही होगा जो है फोटोस्टॉम सेकंड का। ये ओवरऑल Z स्कीम का पहला एक्सेप्टर माना जाता है मेरे बेटे कौन, थियोफाइडिन। तो ये मैंने आपको सारा जो है फिर से रिवाइज करके बताया, बस
इसमें बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा जो लास्ट वाले स्टेप पे फेरिडॉक्सिन जो है, फेरिडॉक्सिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर स्ट्रोमा से 4 प्रोटॉन्स आ गए। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फेरिडॉक्सिन इन प्रेजेंस ऑफ 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ये 2 NADP प्लस को कन्वर्ट कैसे करता है NADPH प्लस H पॉजिटिव में। ख्याल रखना ये हमारे पास 2 NADP प्लस है, ये 4 प्रोटॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फेरिडॉक्सिन को अब ये इन 2 के हवाले करना है। देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठाओ, इसको दे दो, इसका प्लस चार्ज खत्म होगा, शाबाश। ये इलेक्ट्रॉन उठाओ, इसको दे दो, इसका प्लस चार्ज खत्म होगा। अब ये और ये कंबाइन करो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन। ये और ये कंबाइन करो, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो। अब यहां पे क्या बचा, अब यहां पे बचा क्या, 2 प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन इसको दे दो, एक प्रोटॉन इसको दे दो। मतलब आपने ओवरऑल क्या किया, हमारे पास 2 NADP प्लस थे सर, हमने इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स देके किस में कन्वर्ट किया, NADPH प्लस H पॉजिटिव, NADPH प्लस H पॉजिटिव। की नाम समझ हमारे पास था क्या, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। हमारे पास सिचुएशन ये थी, वी हैड NADP प्लस एक, दूसरा भी हम लेंगे NADP प्लस। अब हम इनको देंगे 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखना 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स देखिए किस में कन्वर्ट होंगे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो लीजिए, इसको मैंने दिया, इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया। ये एक और इलेक्ट्रॉन उठाओ, इसको दे दो, इसका भी प्लस चार्ज खत्म हो गया। अब रहा 4 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाते हैं, दे दो वो हाइड्रोजन इसको। ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाते हैं, दे दो वो हाइड्रोजन इसको। अब क्या बचा, अब बचे 2 प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन इसको दे दो, H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन, एक प्रोटॉन इसको दे दो। इसका मतलब मेरे बेटे 2 जो आपके पास NADP प्लस थे, ये 2 NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स लेने के बाद कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव। वही मैंने यहां पे दिखाया, 2 NADP प्लस in presence of 4 electrons 4 protons gets converted into 2 molecules of what, NADPH plus H positive। शाबाश। अब देखो बेटा, अब इसमें नीट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम इसकी कंक्लूजन में लिखेंगे। अब हमने सारा पढ़ा, हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है आपको 2 बार रिवाइज करा है। अब क्या हम करेंगे, अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नोट करेंगे, मैं देखूंगा आपको वो आएगा कि नहीं। अब हम लिखेंगे सीधे कंक्लूजन्स। सचिका मेरा मुझे बोलो, कंक्लूजन्स आपने क्या क्या निकाले इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और यही कंक्लूजन्स जो है आपके नीट के सीधे क्वेश्चंस है। कंक्लूजन नंबर 1, मुझे आप बेटे बोलेंगे इसमें कितने फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 कि 2, शाबाश। इन्वॉल्व्स फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, मतलब इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी फोटो सिस्टम सेकंड भी। बट ख्याल रखना पहले यूज होगा फोटो सिस्टम सेकंड, बाद में यूज होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। होगी एक बात, मुझे बोलो इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, शाबाश। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें मिला नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ऑक्सीजन आपको मिला कि नहीं मिला, शाबाश, ऑक्सीजन भी मिला, ATP भी मिला, इसके अलावा रिड्यूसिंग कोएंजाइम NADPH प्लस H पॉजिटिव ये भी मिला। ये 3 हो गए इसके प्रोडक्ट्स। अब मुझे बोलो क्या इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है कि नहीं होती है, या इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है कि नहीं होता है। सब क्योंकि इसमें फोटो सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम सेकंड के साथ ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, और सर जहां ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा वहां फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। मतलब यहां अगर फोटो सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व होता है इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इसके साथ जरूर फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर इसके साथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है मतलब यहां जरूर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ होगा। तो हम लिखेंगे यहां पे इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, तो हम लिखेंगे इन्वॉल्व्स, शाबाश। तीसरा पॉइंट, इन्वॉल्व्स फोटोलिसिस,
फोटोलिसिस या जिसका हम एक और नाम देते हैं ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। और जहां ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है वहां निकलता है ऑक्सीजन एंड दस लीड्स टू एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, लीड्स टू एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा, इसलिए यहां पे इवॉल्व क्या होता है ऑक्सीजन। अब आपको पता है बेटा इस इक्वेशन को हम ऐसे दिखाएंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या जिसको आप ओईसी से ओईसी से जानते हैं, यहां O2 रिलीज होगा। O2 के साथ साथ यहां रिलीज होते हैं बेटे 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट ख्याल रखना ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है कभी कभी नीट में क्वेश्चन आता है, इसकी फंक्शनिंग के लिए कुछ आयंस की जरूरत होती है, जैसे कि ओईसी के फंक्शनिंग के लिए मैंगनीज काम आता है, मैंगनीज के अलावा इसके लिए क्लोरीन काम आता है, क्लोरीन के अलावा इसकी फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम काम आता है। तो कभी कभी आपकी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंजाइम है या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, एक एंजाइम सिस्टम है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काम आएगा, हमें बोलो उसकी फंक्शनिंग के लिए क्या क्या जरूरी होता है। एक तो मैंगनीज काम आएगा, एक तो क्लोरीन काम आएगा, एक तो कैल्शियम काम आएगा, ये तमाम चीजें बेटे इसमें याद रखना। इसके अलावा मुझे बोलो इसकी शेप किस लेटर से रिजेंबल करती है। सर जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसकी शेप जो है इट रिप्रेजेंट्स या इट रिजेंबल्स विद द लेटर Z, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज Z स्कीम। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे also known as, इसका एक और नाम क्या है, also known as Z scheme, also known as Z scheme। क्यों? Because it resembles with, किसके साथ रिजेंबल करता है शाबाश, because it resembles with letter Z, letter Z। तो लेटर Z के साथ ही क्यों रिजेंबल करता है? बिकॉज इट रिजेंबल्स टू लेटर Z। किस बेसिस पे? A के साथ क्यों नहीं, B के साथ क्यों नहीं, C के साथ क्यों नहीं, Z के साथ ही क्यों? बिकॉज इट रिजेंबल्स विद लेटर Z ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको पहले ही बोला ऑन द बेस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट कैरियर्स, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट कैरियर्स। बेटा कहने का मतलब यहां पे है जब आप डिफरेंट कैरियर्स को अपने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से अरेंज करोगे तो वहां पे खुद ब खुद लेटर Z बनता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट Z स्कीम। चलिए मुझे बोलिए अब इसका जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, मतलब पहले उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है। तो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। कौन होगा बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड? डायग्राम में मैंने दिखाया था, इट इज फ्यूफाइटिन। शाबाश, इट इज फ्यूफाइटिन। चलिए अब मुझे बोलिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट कौन होगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट का होता है FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन, या FRS। FRS का मतलब क्या होता है? FRS का फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर या तो FRS है, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, या बेटे है आयरन सल्फर प्रोटीन। इसी तरह मुझे बोलिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ Z स्कीम। ये तो मैं अलग से बोल रहा था, फोटोस्टम सेकंड का ये है, अलग से फोटोस्टम फर्स्ट का ये है, मगर जब ये दोनों काम करते हैं ना किसमें? Z स्कीम में, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब हम बोलेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ Z स्कीम। उस टाइम इसका वैल्यू क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इट इज फ्यूफाइटिन। Z स्कीम का पहला एक्सेप्टर फ्यूओफाइटिन है, फोटोस्टम सेकंड का भी प्राइमरी एक्सेप्टर फ्यूओफाइटिन है, और प्राइमरी एक्सेप्टर फोटोस्टम सेकंड का जो आप देखेंगे इट इज आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। उसके बाद इसमें एक और चीज है, आपने लोकेशन देखा होगा, ये सारा प्रोसेस जो है स्ट्रोमा में नहीं हुआ, ये हुआ उन थायराकॉइड्स में जो ग्रेना बनाते हैं। तो लोकेशन इज इक्वल्ड ग्रेनल थायराकॉइड्स, ग्रेनल थाइलाकॉइड्स। ये सारा प्रोसेस जो है बेटे कहां पे हो गया? ग्रेनल थाइलाकॉइड्स में।
ये भी हम लिखेंगे। ग्रैनुलर थाइलाकॉइड्स में ये सारा प्रोसेस आपने देखा। इसके बगैर इसमें एक और चीज है। जरा बेटा मुझे बोलो, जो एक बार इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में छोड़ा था, क्या इसको कभी वो वापस मिला? आपने देखा ऐसे ये सारा प्रोसेस आपने ऐसे देखा। मुझे बोलो, जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा था, जो फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, क्या वो कभी इसको वापस मिलता है? नहीं सर, वो इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहां जाता है लास्ट में। अब चूंकि एक बार जिस बंदे ने यहां इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो इसको कभी वापस नहीं मिला। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किया, अगर ये डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू अल्टीमेटली इसको वापस मिलता, बात नाउ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चूंकि एक्सपेल्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुआ, कहां से एक्सपेल हुआ? फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड, वो कभी इसको वापस नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिलता, तब इसका नाम हम देते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुआ, एक्सपेल्ड इलेक्ट्रॉन, एक और पॉइंट, एक्सपेल्ड इलेक्ट्रॉन, expelled electron, शाबाश, expelled electron from reaction center, कहां से? From reaction center P680, expelled electron from reaction center P680 is never cycled back, ये कभी इसको वापस नहीं मिलता, is never cycled back, is never cycled back, and thus the name, इसलिए इसका नाम क्या है? thus the name non cyclic electron transport chain, and thus the name non cyclic electron transport chain, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? non cyclic electron transport chain। उसके बाद एक और चीज, अब जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जो इस रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जब ये वापस आया एस P680 प्लस, मुझे बोलो जो इलेक्ट्रॉन से लॉस किया था, इसको ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया? इस लॉस को कंपनसेट करता है वो वाला इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा किसने था? वाटर ने। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन इसको वापस कंपनसेट करके देता है कौन? वाटर। यहां लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंपनसेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, छोड़ेगा, एक्सपेल करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंपनसेटेड बाय, इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को ये कंपनसेट कैसे करता है? कंपनसेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंपनसेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर। शाबाश। अब देखो बेटा, एक और चीज है, ख्याल रखना आप अच्छे से। कहते हैं जब एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, और जब इनके मिलने से एटीपी बनता है, द प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। टेल मी बेटा, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मिलना, एटीपी बनाना, द प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। अब अगर इस बनने में लाइट भी काम आए, अगर इसको इस प्रोसेस को करने के लिए लाइट भी जरूरी है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो को लाइट, फॉस्फोरिलेशन को एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंबाइन करके क्या बनाना। मगर आपने अभी देखा, जब हमने बेटा ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, जब हमने ये जेड स्कीम पढ़ा, हम पढ़ रहे थे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मगर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से हमने एंड में देखा फॉस्फोरिलेशन भी हो गई, हमने एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन होते हुए देखा, तब जाके उन्होंने एटीपी बनाया। तो जो एटीपी, जो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, जो एटीपी बन गया बिकॉज ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सुधी कथा तथ वनो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। टेल मी बेटी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? सर फॉस्फोरिलेशन मींस एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंबाइन करके एटीपी बनाना। सर फोटो मींस लाइट,
तो एटीपी बना एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके, बट वो बना जब हमने पहले पढ़ा था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम ऐसा कह सकते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ जो एटीपी बनता है एंड में, जिसका रीजन है क्या, केने ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस, उस एटीपी बनने को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आगे हम पढ़ेंगे। फिर से एटीपी बनेगा, फिर से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके, मगर उस टाइम वो नॉन साइक्लिक ईटीसी की वजह से नहीं होगा, वो होगा साइक्लिक ईटीसी की वजह से। तब हम उसका नाम उस टाइम देंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम, नेक्स्ट पॉइंट, formation of ADP from ADP and inorganic phosphate is known as phosphorylation. Is known as phosphorylation. Is known as phosphorylation. अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एटीपी सिंथेसिस, शाबाश, एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन साइक्लिक ईटीसी, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ATP synthesis as a result of non-cyclic electron transport chain is known as non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation। और बेटे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन याद रखना, इसका डिस्कवर जो है डिस्कवर्ड बाय एरनॉन, ARNON। दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एरनॉन। उसके बाद अब मुझे बोलो एटीपी बनता है, मगर इस एटीपी बनने को एक्सप्लेन कौन करता है, केमे ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। हम लिखेंगे एटीपी सिंथेसिस इज ड्रिवन बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसका रीजन है प्रोटॉन ग्रेडियंट। एटीपी कैश बनाई ना मनोत, एटीपी सिंथेसिस इज ड्रिवन बाय, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, इज ड्रिवन बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट। एटीपी सिंथेसिस इज ड्रिवन बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो, ल्यूमिन में ज्यादा प्रोटॉन्स होना, स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन्स होना। एटीपी सिंथेसिस ड्रिवन बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, that leads to generation of proton motive force, PMF, that leads to generation of proton motive force, that leads to generation of proton motive force, that leads to generation of proton motive force। अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स से क्या होगा, पीएमएफ से क्या होगा, इससे एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स ल्यूमिन से स्ट्रोमा में आएंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स से क्या होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्रैग्स, किसको ड्रैग करेगा, एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स को। कहां से कहां तक, शाबाश, एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स फ्रॉम, शाबाश, कहां से, जहां ज्यादा है उस जगह ज्यादा, वहां उस जगह से प्रोटॉन्स उठाएगा जहां ज्यादा है, और उस जगह पे उनको छोड़ेगा जहां कम है। पीएमएफ ड्रैग्स एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स फ्रॉम, शाबाश, कहां से, ल्यूमिन टू स्ट्रोमा, ल्यूमिन टू स्ट्रोमा, ताकि प्रोटॉन कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, ये ग्रेडियंट खत्म हो जाए। मगर ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, हम लिखेंगे पीएमएफ ड्रैग्स प्रोटॉन्स फ्रॉम ल्यूमिन टू स्ट्रोमा थ्रू, शाबाश, थ्रू किसके थ्रू, एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस जिसका एक और नाम है F0F1 कॉम्प्लेक्स, F0F1 कॉम्प्लेक्स, F0F1 complex, and thus leads to ATP synthesis, and thus leads to ATP synthesis। क्योंकि इसके काम करने से बेटे आपको पता है ATP बनता है, and thus leads to what, ATP synthesis, and thus leads to ATP synthesis। अब मुझे बोलो क्या हम इसको शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते हैं,
पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। ग्रेडियंट को आपको पता है, ग्रेडियंट बनने के 3 रीजंस हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो प्रोटॉन्स निकले वो ल्यूमिन में जमा हो रहे हैं। प्लास्टोक्विनोन बाहर से प्रोटॉन्स ले रहा है स्ट्रोमा में, उनको ल्यूमिन में जमा कर रहा है। अब बाहर से कम प्रोटॉन्स कैसे हो रहे हैं? एक तो बाहर प्लास्टोक्विनोन चोरी कर रहे हैं, एक तो बाहर फेरिडॉक्सिन चोरी कर रहा है। फेरिडॉक्सिन और प्लास्टोक्विनोन की चोरी की वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होगा, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद से जो प्रोटॉन निकलते हैं उसकी वजह से अंदर जाके प्रोटॉन ज्यादा होंगे। तो 2 रीजन हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन कंसंट्रेशन बाहर कम हो रहा है, 2 रीजन हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल दोनों की वजह से बन क्या रहा है? ग्रेडियंट बन रहा है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से बनेगा पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से काम करेगा एटीपी सिंथेस, और एटीपी सिंथेस की वजह से जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो कंबाइन करके क्या बनेगा? एडीपी। दिस इज केमिओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। इसको हम बोलते हैं केमिओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस, जो दी थी पीटर मिचेल ने 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ATP synthesis is explained by ATP synthesis is explained by chemiosmotic coupling hypothesis given by Peter Mitchell 1961, given by Peter Mitchell 1961। केमिओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। अगर शॉर्ट में आपको कोई बोलेगा केमिओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस क्या है, इस फ्लो डायग्राम से बना के है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना, उससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स का बनना, प्रोटॉन मोटिव फोर्स से इसका काम करना, इसके काम करने से ये 2 मिला के क्या बनाते हैं? एटीपी। दिस इज इन शॉर्ट व्हाट दिस केमिओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। अच्छा, अगर आपको कोई बोलेगा अब ये तो लिखना नहीं था, खैर मैं लिखाऊंगा, आपको आगे समझने में फिर आसानी होगी इससे। मुझे बोलो 3 रीजंस जिससे ग्रेडियंट बनता है, क्योंकि अगर आपको पता है, आपने अभी लिखा प्रोटॉन ग्रेडियंट से बना प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से काम किया एटीपी सिंथेस ने। एटीपी सिंथेस के काम करने से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाते हैं? एटीपी। इसको आपने अभी केमिओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस बोला, बट एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, और इसके 3 रीजंस हैं। आपको तीनों के तीनों रीजंस पता है, बस मैं लिखाऊंगा यहां पे। आप लिखना प्रोटॉन ग्रेडियंट इज formed because of the following 3 reasons. Proton gradient is formed because of following 3 reasons. नंबर 1 मुझे बोलिए क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स ल्यूमिन में जमा होंगे, कैसे जमा होंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन ल्यूमिन, रिलीज फ्रॉम, जो कहां से रिलीज होते हैं? शाबाश, आप याद करो, रिलीज फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ना, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोटॉन्स रिलीज हो गए वो ल्यूमिन में जमा होते हैं ना, तो उससे भी तो ग्रेडियंट बनता है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन ल्यूमिन रिलीज फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गए एक रीजन। दूसरा रीजन मुझे बोलो क्या है? शाबाश। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है, आप देखना मैं लिखूंगा, आप ये खुद समझना है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन्स कहां पे? इन स्ट्रोमा। किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, शाबाश, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADPH plus H पॉजिटिव है ना बेटा। NADPH plus H पॉजिटिव बनाने के लिए फेरिडॉक्सिन को प्रोटॉन्स खर्च करने पड़ते हैं, और वो प्रोटॉन स्ट्रोमा से ही वो चोरी करता है। एक और रीजन क्या है? एक और रीजन है प्रोटॉन्स ड्रैग्ड थ्रू।
जो हाइड्रोजन कैरियर इस सारी प्रोसेस में एक है प्लास्टोक्विनोन, वो प्रोटॉन्स चोरी करता है स्ट्रोमा से, उनको जमा करता है ल्यूमेन में, उससे भी ग्रेडियंट बनता है। तो एक और रीजन होगा प्रोटॉन्स ड्रैग्ड थ्रू हाइड्रोजन कैरियर्स, या प्रोटॉन्स शाबाश ड्रैग्ड थ्रू हाइड्रोजन कैरियर into the lumen। जो हाइड्रोजन कैरियर है प्लास्टोक्विनोन, वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स उठाता है, उनको ल्यूमेन में जमा करता है। ये भी एक रीजन है जिससे ग्रेडियंट बनता है। तो 3 रीजंस, एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद से प्रोटॉन्स का रिलीज होना जो ल्यूमेन में जमा होते हैं, दूसरा स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स का खर्च होना NADH+H+ बनाने के लिए, तीसरा बेटा क्या है हाइड्रोजन कैरियर जो प्लास्टोक्विनोन है उसका प्रोटॉन्स का स्ट्रोमा से उठाना और उनको जमा करना अंदर जाके कहां ल्यूमेन में। अब अगर आप बेटा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोकना चाहते हो, अगर आप इसको नहीं होना देते हो, अगर आप चाहते हो कि इसको हम ब्लॉक करें, इसको ब्लॉक करने के लिए आपको कुछ इनहिबिटर्स की जरूरत होती है। तो हम लिखेंगे इनहिबिटर्स ऑफ, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आप चाहते हो ना नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना हो, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रोकने के लिए कुछ इनहिबिटर्स हैं, जिसमें से पहला होगा DCMU, एक और है CMU, एक और है PAN। ये 3 इनहिबिटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, टू स्टॉप नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। DCMU क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो, DCMU का फुल फॉर्म आप लिखिए डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, इसको कभी कभी डाइयूरॉन भी नाम देते हैं, DIURON, डाइयूरॉन। CMU का मतलब क्या है, क्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, इसको कभी कभी हम मोनोयूरॉन बोलते हैं। पैन हो गया परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। These are the inhibitors which are used to block this process of non-cyclic electron transport chain। एक और इनहिबिटर है जिसको हम नाम देते हैं एट्रोजीन, ATRAZINE। याद रखना बेटे ये तमाम इनहिबिटर्स के नाम हैं जो यूज होते हैं टू ब्लॉक दिस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी के साथ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा कंप्लीट हुआ।